नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी, हिंदी 2026 मुख्य परीक्षा यानी लिखित परीक्षा के दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे कि अंतिम समय की तैयारी कैसी होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, हम आप सभी को याद दिलाना चाहेंगे कि जब भी यूपी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी का विज्ञापन आया था, तो आप सभी की मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने बेस के तौर पर 100 लिखित प्रश्नों की सीरीज चलाई थी। हालांकि जब हम इस सीरीज पर चर्चा कर रहे थे, तब विद्यार्थी प्री जैसी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए थे और उनको लग रहा था कि पहले हमें प्री क्वालिफाई करना चाहिए, इसके बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे। लेकिन एक शिक्षक के तौर पर दूरदर्शी दृष्टिकोण दिखाते हुए हमें लगा कि जैसे ही आप सभी का प्री एग्जाम खत्म होगा, आप सभी तुरंत कहना शुरू कर देंगे कि मेंस की तैयारी को लेकर आप चर्चा कीजिए। तो हमने बेस के तौर पर 100 लिखित प्रश्नों की सीरीज आप सभी के सामने रखी हुई थी और उसका प्लेलिस्ट चैनल पर बना हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। हमने तमाम विद्यार्थी जो उसी दौर में प्री परीक्षा की तैयारी मेंस के साथ साथ कर रहे थे, उनके आंसर बुक्स का मूल्यांकन भी किया और साथ में उसी दौर में केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस जैसी परीक्षाओं का मेंस एग्जाम हुआ और थोड़ा सा बदला हुआ पैटर्न दिखाई दिया, जिससे कि हम सभी को एक दृष्टि मिली कि इस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसी बीच यूपी एलटी मेंस 2018 का पुराना प्रश्न पत्र भी हमें मिला और आप सभी से हमने उस प्रश्न पत्र के आधार पर चर्चा की कि यूपी एलटी मेंस के कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यूपी एलटी, जीआईसी, जीडीसी जब 2026 में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो नया क्या हो सकता है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे और साथ में भाषा प्रश्न पत्रों के आधार पर हम आप सभी से बात करेंगे कि संस्कृत, इंग्लिश जैसी भाषा आधारित विषय पर जो भी मेंस हुए हैं अभी तक, उनके किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी आधार पर हम अनुमान लगाएंगे कि हिंदी का प्रश्न पत्र कैसा हो सकता है। तो आप सभी अंत तक इसको जरूर देखेंगे। हमें उम्मीद है कि इस चैनल से ऐसे तमाम विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो यूपी, एलटी, जीआईसी और जीडीसी तीनों की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं या फिर उम्मीद है कि वो बैठ सकते हैं इसमें। तो हमने एक झटके में सोचा कि कम से कम यूपी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी मुख्य परीक्षा का प्रारूप क्या है, उसके ऊपर हम एक नज़र आप सभी का ले जाएं। जो विद्यार्थी जानते होंगे उनके लिए तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कम से कम इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे तो हम जानेंगे कि इन तीनों मुख्य परीक्षाओं में अंतर क्या है, कैसे हमें अपनी तैयारी को किस दिशा में ले जाना है। तो यूपी एलटी मुख्य परीक्षा की बात करें तो इसमें प्रश्न पत्र एक होगा, बस 20 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा, 200 अंकों का ये एग्जाम होगा, समय 3 घंटे का होगा, 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 10 प्रश्न होंगे। शब्द सीमा इनकी दी गई है 125 और हर प्रश्न 8 अंक के होंगे, यानी कि 80 अंक खंड अ से। खंड ब में 10 प्रश्न होंगे। शब्द सीमा इसमें आप देख रहे हैं कि बढ़ गई है, 200 और 12 अंकों का प्रत्येक प्रश्न होगा, यानी कि टोटल 120 प्रश्न का होगा। आमतौर पर शब्द सीमा इत्यादि को देखने से ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे सिंगल एक वाक्य का प्रश्न होगा, 8 नंबर का होगा और हमें प्रत्येक प्रश्न को 125 अधिकतम शब्द सीमा में लिखना होगा। ये जितनी भी यहाँ पर 125, 200 दिया गया है, ये अधिकतम शब्द सीमा है। इसमें आपका 100 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, इसमें आपका 150 भी हो सकता है और 190 भी हो सकता है। शब्द सीमा की अगर हम बात करें, ध्यान रखना है हमें समय का भी कि कुल 20 प्रश्न हैं और इनको 3 घंटे में हल करना है, तो उसी हिसाब से हमें देखना है। तो जैसा कि हमने कहा कि एक तो हो सकता है कि एक वाक्य का प्रश्न हो जाए और 8 नंबर का। एक हो सकता है कि एक प्रश्न हो उसमें 8 खंड हो, जो कि
बल्कि 4 खंड हो 2-2 नंबर के, ठीक, या फिर 8 खंड हो जाए 1-1 नंबर के, तो ये भी संभावना बन सकती है। तो जितना लंबा प्रश्न होगा उतने ही उसके ऑप्शन हो सकते हैं। अगर एक वाक्य में क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको एक ही प्रश्न के अंदर उसके अनुसार उत्तर देना होगा। अगर किसी केवल प्रश्न दे दिया गया और उसके एक से अधिक खंड कर दिए गए और अंकों के हिसाब से उनका विभाजन कर दिया गया तो उसमें वैविध्यता हो सकती है। तो हम संस्कृत और इंग्लिश के प्रश्न पत्र के आधार पर आप सभी से चर्चा करेंगे। आपको पता चल जाएगा, आपके अंदर किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एलटी की हमने बात कर ली। जीआईसी का थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है। यूपी जीआईसी मुख्य परीक्षा की बात करें तो इसमें प्रश्न पत्र 2 होंगे। पहला प्रश्न पत्र होगा सामान्य हिंदी एवं निबंध, 100 अंकों का होगा। सामान्य हिंदी से कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 नंबर के 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। निबंध भी 50 अंक के रहेंगे और एक ही निबंध रहेगा, 1000 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है और ये प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा। प्रश्न पत्र 2 विषय पर आधारित होगा, यानी कि हिंदी विषय पर आधारित होगा। 300 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा। 3 घंटे में आपको इसका जवाब देना होगा। इसको 3 खंडों में बांटा गया, खंड अ, खंड ब, खंड स। खंड अ में 5 प्रश्न होंगे, 250 शब्द सीमा होगी, 25 अंक के होंगे, यानी कि टोटल 125 अंकों का सवाल रहेगा खंड अ। खंड ब में 5 प्रश्न होंगे, शब्द सीमा 150 की होगी, 15 अंक होंगे और कुल 75 अंकों का ये खंड होगा। खंड स में कुल 10 प्रश्न होंगे, 50 शब्द सीमा और 10 अंकों के, 100 अंकों का ये पूरा खंड होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 300 अंकों का ये खंड मतलब ये प्रश्न पत्र हो जा रहा है। इसमें भी उसी तरीके से या तो सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर प्रश्न के अलग अलग खंड कर दिए जाएंगे और अंकों के हिसाब से उनका विभाजन कर दिया जाएगा। तो ये प्रश्न पत्र की प्रकृति आप देख रहे हैं। पैटर्न हाल फिलहाल में 2026 में जितने भी एग्जाम हुए, न सिर्फ यूपी शिक्षक भर्तियों के एग्जाम बल्कि केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस इत्यादि में भी देखने को मिल गया है। तो उनके प्रश्न पत्रों को भी आप देखिए और यहाँ पर जो एग्जाम हुए हैं खासतौर से संस्कृत और अंग्रेजी के, उनको भी आप देख सकते हैं। तो जीआईसी की हमने बात कर ली। जीआईसी में एक चीज यहाँ पर जोड़ दिया गया है, सामान्य हिंदी एवं निबंध पर आधारित भी आपका मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक, अगर हम जीडीसी की बात करें तो जीडीसी इन सब में तीनों में मुझे बहुत आसान लगा और खासतौर से एलटी की तरह ही इसका पैटर्न रहा। अंतर रहा कि इसमें इंटरव्यू रहेगा। उन दोनों परीक्षाओं में, एलटी में, जीआईसी में केवल आपके लिखित एग्जाम के आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा, लेकिन जीडीसी में 25 नंबर का इंटरव्यू भी है। लेकिन पैटर्न आप देख रहे हैं कि यूपी एलटी की तरह ही है। एक प्रश्न पत्र होगा, कुल 20 प्रश्न रहेंगे, 200 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा, 3 घंटे में जवाब देना होगा। 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड अ, खंड ब। 10 प्रश्न रहेंगे खंड अ में, शब्द सीमा 125 और प्रत्येक प्रश्न 8 अंक के होंगे, यानी कि खंड अ से 80 अंकों के सवाल होंगे। खंड ब में 10 प्रश्न होंगे, शब्द सीमा 200, अंक 12, यानी कि टोटल खंड ब से 120 अंकों का सवाल होगा। तो एकदम से आप देख रहे हैं कि एलटी के पैटर्न पर ये सवाल पूछे जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर सिलेबस बहुत मायने रखेगा। आपको देखना है कि यूपीजीडीसी में लोक साहित्य और अनुवाद जैसे पोर्शन को भी रखा गया है। यहाँ तक कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, और बाकी जो भी पारिभाषिक शब्दावली इत्यादि हैं समय के अनुसार हम चर्चा जरूर करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी कोशिश क्या होती है कि आपके बेस को मजबूत किया जाए, आपके कंसेप्ट को क्लियर रखा जाए। ऐसा नहीं है कि जब हम मेंस की तैयारी कर रहे थे तो हमारे दिमाग में प्री का नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जो भी विद्यार्थी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो प्री निश्चित तौर पर सिलेबस के अनुसार अगर पढ़ाई करते हैं तो निकाल लेंगे। मेंस उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप देख रहे हैं कि 3 महीने 4 महीने पहले ही हमने मेंस जैसी सीरीज चलाई हुई थी, जब दुनिया लगातार प्री जैसे परीक्षाओं का अभ्यास सेट प्रस्तुत कर रही थी। तो हमने लिखित परीक्षाओं के आधार पर न सिर्फ
सीरीज चलाई बल्कि बुक्स भी लिखी। बुक आप लोगों के पास होगी, नहीं होगी तो आपके मित्रों के पास होगी, जरूर उसको आप देखेंगे। किसी भी किताब को कैसे हमें उपयोगी बनाना है वो अपने टैलेंट के ऊपर निर्भर करता है, न कि लेखक के टैलेंट पर आपको जाना है। किताब आपके हाथ में, आप उसका यूज कैसे कर सकते हैं आप भली भांति इसको जानते हैं। अब हम देखते हैं कि तीनों परीक्षाओं को का हम तुलनात्मक अध्ययन कर लिए और देख लिए क्या क्या अंतर है। अब जो इंग्लिश का प्रश्न पत्र यहाँ पर हुआ है, अभी सबसे लेटेस्ट में हमने देखा कि अंग्रेजी का ही हुआ है, तो कैसा पेपर था। आप देख रहे हैं कि जिन 20 प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं या फिर खंडों की बात कर रहे हैं, शब्द सीमा की बात कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है और ये निर्देशिक शुरू में अनुदेश दिया गया है। इसके बाद देखिए सेक्शन मतलब खंड अ से सवाल पूछा गया। पहला सवाल 8 नंबर का पूछा गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि 8 नंबर के लिए कुल 8 ऑप्शन अलग अलग तरीके के दिए गए, यानी कि कहने के लिए 8 नंबर का है, लेकिन अब ये एक एक नंबर में यहाँ पर बदल गया। हो सकता है कि ऐसे ही आपके एग्जाम में भी देखने को मिल जाए, हिंदी में भी देखने को मिल जाए कि क्वेश्चन पहला 8 नंबर का रहेगा, लेकिन इसको विभाजित कर दिया जाएगा, इसको तोड़ तोड़ कर पूछा जाएगा। तो जो आप प्री की तैयारी कर रहे थे वही तैयारी यहाँ पर भी काम में आ जाएगी, क्योंकि जब आप प्री की तैयारी कर रहे थे तो 50% काम क्वेश्चन पेपर कर दे रहा था, आपको केवल प्रश्न को पढ़ना था और सही उत्तर को गोला रंगना था। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आप लिख भी रहे हैं और अगर गलत लिख दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपके अंक कट जाए। जैसे आशीर्वाद लिखना है, आप अच्छे से जानते हैं कि आशीर्वाद में लिख लूंगा, लेकिन न जाने आपकी कलम उस दिन कैसे चल गई और आपने गलत लिख दिया, तो आप भले अपने जाने में सही लिख रहे हैं, लेकिन ये 1 नंबर आपका कट जाएगा क्योंकि आपने लिख नहीं पाया ठीक से। तो यही बारीकी आपको ध्यान रखना है कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। यही मेंस का मेरे हिसाब से आप सभी के मूल्यांकन के लिए ये एग्जाम रखा गया है, वरना आपके विषय ज्ञान का मूल्यांकन किया जा चुका है प्री एग्जाम में। पहले प्री पर ही आपका सिलेक्शन हो जाता था, इंटरव्यू होता था, लेकिन यहाँ पर प्री मेंस रखा गया है, तो कुछ सोच समझ कर रखा गया होगा। इसलिए आप अपनी वर्तनी शुद्धि और लिखावट को अच्छा करके रखिए। तमाम विद्यार्थी मेरे पास अपने नोट्स को भी भेज रहे हैं और हमने उसमें करेक्शन भी किया है कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी। तो देख रहे हैं आप, पहला क्वेश्चन आपने देख लिया कि लंबा चौड़ा। दूसरा क्वेश्चन एकदम से टर्न ले लिया, यहाँ पर केवल एक क्वेश्चन है और वो 8 नंबर का है। तो आप देख रहे हैं कि वैविध्य, हर तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। एक प्रश्न को तोड़ दिया गया है और एक प्रश्न को सीधे सीधे भी रख दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कुछ कविता नुमा दिया गया है, ठीक है, और उसके आधार पर यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो हो सकता है कि आप में भी कोई गद्यांश दे दिया जाए, कोई पद्यांश दे दिया जाए। खासतौर से जब भी गद्यांश की बात आएगी तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कोई न कोई 4-5 पंक्तियां उठा के, अक्सर परीक्षाओं में हमने देखा है कि शुक्ल से रिलेटेड ही ज्यादातर गद्यांश होते हैं, या फिर पद्यांश में किसी की कविता को उठा लिया जाएगा, फिर उसमें से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे 2-2 नंबर के। तो ये भी पैटर्न है, यहाँ पर इस पैटर्न को भी फॉलो किया जा सकता है, अपने दिमाग में रखा जा सकता है। क्योंकि तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं वो बार बार पूछते हैं कि आखिरकार पेपर कैसा हो सकता है। तो अभी तक जो भी प्रश्न पत्र हुए हैं, खास तौर से भाषा पर आधारित प्रश्न पत्र, उनका पैटर्न यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि यूपी एलटी 2018 में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए थे और हर क्वेश्चन 8-8 नंबर के, 12-12 नंबर के थे, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन लाया गया है, विविधता को लाया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देख रहे हैं कि 8 नंबर का है, लेकिन इसको धीरे धीरे 8 खंडों में बांट दिया गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा धैर्य रखकर आप करेंगे तो अच्छा नंबर आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय भी है और मेंटली आप अपने को उस तरीके से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वर्तनी शुद्धि के दृष्टिकोण से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन 8 क्वेश्चन है यहाँ पर। अब आपको दिमाग में रखना है कि जो आप 125 या 200 शब्दों को लिखने का अभ्यास कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस में वो अभ्यास जरूर काम में आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में जहां पर तकनीकी तौर पर सवाल पूछा जाएगा वर्तनी शुद्धि से, वाक्य शुद्धि से, पर्यायवाची से, विलोम से, उपसर्ग प्रत्यय से, संधि से, समास से, तो
उनको तो आपको उसी आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से हल करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप बातों को समझ रहे होंगे और उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे। यहाँ पर क्रिया के आधार पर 8 नंबर का क्वेश्चन है और 8 ऑप्शन दिए गए। फिर आप देख रहे हैं कि टर्न लिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, एकदम से 125 वर्ड्स में एक ही क्वेश्चन है, उसको आपको हल करना है। फिर आ गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, जो 8 नंबर का है, लेकिन इसको 8 खंडों में यहाँ पर विभाजित कर दिया गया है, जो कि मुहावरे लोकोक्तियों से संबंधित है। आपको भी मुहावरे और लोकोक्तियों को ध्यान में रखना है। और ये सभी कहां से तैयार करना है? PYQ से ही तैयार करना है, जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्तियों में अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हैं कि एक पैसेज दे दिया गया, पैराग्राफ दे दिया गया है और ये 8 नंबर का है। अब इसको अनुवाद करना है, ठीक है, हिंदी में इसका अनुवाद करना है। उसी तरीके से आप में भी आ सकता है कि संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने के लिए तमाम विद्यार्थी संस्कृत से कैसे सवाल पूछे जाएंगे उनको लेकर भी पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे हैं कि 8 नंबर का है और इसके 8 खंड पूरे बनाए गए। सेक्शन बी में आप देख रहे हैं कि 12 नंबर का जो सवाल है वो एक एक वाक्य में आप देख रहे हैं कि सवाल है, मतलब कि इसमें डिवीजन नहीं किया गया, कुछ क्वेश्चंस में विभाजन किया गया, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में विभाजन भी मिल सकता है। तो यानी आप देख रहे हैं कि जो 8 नंबर का क्वेश्चन है उसको कई खंडों में विभाजित किया जा रहा है और जो 12 नंबर का प्रश्न है उसको सीधे सीधे पूछने की कोशिश की जा रही है। यानी कि इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो 100 लिखित प्रश्नों की सीरीज है वो आपके 12 नंबर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ कुछ छोटे क्वेश्चंस भी हमने करवाए हुए हैं जो कि 8 नंबर के भी काम में आ सकते हैं, और जो आपने प्री की तैयारी करते समय विलोम, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्तियां, शुद्ध अशुद्ध जो कुछ आपने पढ़ा था, पर्यायवाची, वो भी आपके काम में आ सकते हैं। आपको अपने प्री के क्वेश्चन पेपर को भी थोड़ा बहुत देखना है। अब हम बात करते हैं एक और भाषा प्रश्न पत्र के आधार पर जो कि संस्कृत का है। संस्कृत में आप देख रहे हैं जो भी अनुदेश दिया गया है सेम टू सेम है, ठीक है। इसमें आप देखिए शुरू में एक एक वाक्य के क्वेश्चन पूछे गए, शुरू में संस्कृत में एक एक वाक्य के क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विस्तार दे दिया गया है। यानी कि जो पैटर्न आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन सीधे सीधे भी हैं और क्वेश्चन विभाजित में भी है, तो आप अपने को मेंटली इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं। 9वें क्वेश्चन को भी उसी हिसाब से डिवाइड कर दिया गया, ठीक। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि सेक्शन बी में जो 12 नंबर के क्वेश्चन है वो एक एक वाक्य के क्वेश्चन है, ठीक। कुछ कुछ में 6 में डिवाइड कर दिया गया है, 2-2 नंबर के यहाँ पर कर दिया गया है। तो इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है। आपको हर एंगल से तैयार रहने की जरूरत है। उम्मीद है कि यूपी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र या पैटर्न कैसे हो सकते हैं उसको आप भली भांति समझ गए होंगे। किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा। आप अपने सिलेबस के आधार पर इस चैनल पर उपलब्ध लिखित परीक्षा से आधारित जो भी मटेरियल्स हैं उनके आधार पर अपनी तैयारी करेंगे। उम्मीद है कि आपने कुछ नोट्स भी बनाए होंगे। बाकी अभी समय है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हम कुछ प्रश्न पत्रों को हल भी कराएंगे, कुछ अभ्यास सेट भी लेकर आएंगे। आप इस चैनल से लगातार बने रहिए, क्योंकि आपका जुड़ना ही हमारे मनोबल को बढ़ाना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि यहाँ से जुड़कर आपको लाभ बहुत मिला होगा। अगर मान लीजिए जो लिखित परीक्षा वाली पुस्तक है उसको आपको उपयोग करना है। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर आपने जो बुक लिखी हुई है उतना मुझे अच्छी नहीं लग रही है जितना कि दृष्टि अच्छी लग रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर सभी विद्यार्थी दृष्टि से ही लिखेंगे तो सबका जो लिखने का ढंग होगा, पैटर्न होगा, सब एक जैसा होगा, वहां पर भी कॉमन मूल्यांकन होगा। हमने जो पुस्तक लिखी हुई है वो उसमें कई वेरिएशन है, उसमें आलोचकों के कथन है, किस तरीके से आप मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों का उत्तर लिख सकते हैं उसको भी हमने अपने अनुभव के आधार पर लिखने का प्रयास किया है। तो आप किताब पर न दोष दीजिए, आप अपनी तैयारी पर ज्यादा फोकस कीजिए कि किसी भी किताब को हम कैसे प्रासंगिक कर सकते हैं। अब मुझे विश्वास है कि जितने भी विद्यार्थियों के पास वो पुस्तक होगी वो काफी काम में आने वाली। कम से कम उससे आप परिचय करिए, उससे लगाव करिए। कौन सा पोर्शन नहीं है, कम से कम वो पुस्तक आपके सिलेबस के अनुसार तो लिखी गई है, उसके आधार पर आप
हिंदी साहित्य का इतिहास, संस्कृत साहित्य, फिर दोनों के व्याकरण को आराम से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि चीजों को आप समझ गए होंगे, पैटर्न को भी समझ गए होंगे और लगातार इस चैनल से जुड़े रहेंगे। आपको हर चीज बेहतर तरीके से बताने की कोशिश की जाएगी ताकि आप मुख्य परीक्षा में अधिकतम अंक हासिल करके पीडीएफ में सेलेक्ट हो जाएं और बस एक छोटा सा कमेंट करके बता दें कि सर जो हमने खुद से मेहनत की थी उसमें थोड़ा सा आपका सुई के नोक के बराबर योगदान रहा है, इसको हम मानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यही हमारी चाहत भी है। ये भी नहीं है कि आप सभी के पोस्टर को लेकर मैं गली गली दौड़ूं और मेन रोड पर चिपकाऊं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। आप सेलेक्ट होइए और जहां भी जाइए बेहतर तरीके से अपने काम को कीजिए और जीवन में प्रसन्नचित्त रहिए। तो उम्मीद है कि चीजें आप समझ गए होंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।